Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राउज अकेडमी लेकर आ रहा है 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। यूपीएससी एमपीपीएससी की वो सारे विद्यार्थी जो अभी अपने अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में हैं उनके लिए, साथ ही वो सभी विद्यार्थी जो आने वाले 2024 एमपीपीएससी को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर मौका है कि आप अप टू 100% तक स्कॉलरशिप यहाँ पर ले सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ यू परफॉर्म्ड वेल, आपको 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है, तो ट्राई और लक, बिल्कुल टेस्ट यहाँ पर दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करें, और साथ ही आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियल यहाँ पर एस्पेक्ट से इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए और राह को बहुत आसान कर सकते हैं। टेस्ट कब होगा? 20 जनवरी को सुबह 11 बजे से ये टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है। ऑनलाइन के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आप यहाँ पर नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर विच इज़ दी 8316180002 पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे वेयर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लॉ ऑन चीफ इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन इशूज नोटिस टू गवर्नमेंट। देखते हैं आखिर आर्टिकल में क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी जहाँ पर बात की जा रही थी कि इस यहाँ पर एक इंटरिम स्टे दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया इंटरिम स्टे। किस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारे पार्लियामेंट ने यहाँ पर लॉ बना लिया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर द बेसिकली सिलेक्शन फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। और ऐसे में यहाँ पर जो बहुत मुख्य भूमिका अदा करते थे सिलेक्शन में, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको यहाँ से कैटेगरी से सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जा रहा है। और इसको ही लेकर यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ पिटीशन लगाई गई थी कि देखिए, इस लॉ पर यहाँ पर एक इंटरिम स्टे लगा देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया है। कारण है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। चलिए समझते हैं कि आखिर डिटेल में क्या है। देखिए, आर्टिकल 342, अगर हम 342 क्लॉज 2 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से अपॉइंट कर सकता है सीईसी और ईसीस को, तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ यहाँ पर नहीं बना देती, कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं सेट कर देती फॉर द सिलेक्शन, सर्विसेज ऑफ कंडीशन, टेन्योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर द सीईसी एंड ईसीस। अब देखिए, जो नया सेक्शन यहाँ पर आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर सिलेक्शन कमिश्नर अम्पावरमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करेंगे सीईसी और ईसीस को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि सिलेक्शन कमेटी में यहाँ पर कौन होगा? तो देखिए, सिलेक्शन कमेटी को कंप्राइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। ये जो रिकमेंडेशन है सिलेक्शन कमेटी की, दैट विल रिमेन वैलिड इवन ड्यूरिंग द कमेटीज वैकेंसी, एंश्योरिंग अ स्ट्रीमलाइन अपॉर्चुनिटी एंड द प्रोसेसेस। और इस सभी को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है। दूसरा, यहाँ पर सर्च कमेटी भी बनाई गई है। सर्च कमेटी को इन्वॉल्व किया गया है, जिसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनका मुख्य पर्पज होगा पैनल्स को, उन सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर सजेस्ट करना, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस को आसानी से कंडक्ट किया जा सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करें तो सीईसी और ईसीस की जो पोजीशन है, इंक्लूडिंग होल्डिंग और हैविंग हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एल्स सेटिंग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। सैलरीज की बात करें तो देखिए, सैलरी और जो कंडीशन है सर्विसेज की सीईसी और ईसीस के लिए, ये अब इक्विवेलेंट हो जाएंगी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। और इसी के साथ आप देखेंगे ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सारा का सारा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
अब चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, देखिए ये जो नया बिल यहाँ पर है ये 1991 के एक्ट को चेंज कर देगा, जिसमें सैलरी का स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओवरऑल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की बात करें, ये यहाँ पर चेंज होंगे। और करने का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर दिया गया है कि मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या बोलता है, क्या 324 की बात की जा रही है और क्या एक प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखिए आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोलता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पर किससे कंप्राइज होगा, आपके एक सीईसी होंगे जो कि एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति आपको देखने मिलेंगे, साथ ही आपके इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये सभी डिटरमाइन किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल हैं, चाहे प्रिपरेशन करना हो, कंडक्ट कराना हो इलेक्शंस को अलग अलग ऑफिस में, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, इस सभी को कंडक्ट कराने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। 1991 में पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज, इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट यहाँ पर पास किया, ताकि यहाँ पर जो सीईसीज हैं और ईसीज हैं उनकी सैलरी का निर्धारण किया जा सके। और यहीं पर डिसाइड किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी के बराबर सैलरीज यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि इसको बाद में यहाँ पर ये कुछ हमें चेंजेस देखने मिले हैं वर्तमान इसके साथ, और यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अब उसके बराबर सैलरी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। मार्च 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामाइन किया अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सीईसी और ईसीस के लिए और डिक्लेयर किया कि इनका जो अपॉइंटमेंट है दैट शुड नॉट बी सोली अंडर द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। क्योंकि देखिए जब भी देश में चुनाव कराने की बारी आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सरकार की नियुक्ति यहाँ पर होती है। ऐसे में पूरा का पूरा कंट्रोल अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में हो जाएगा तो यहाँ पर मैल प्रैक्टिस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सजेशन था कि भाई यहाँ पर जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका भी रोल होना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ताकि एग्जीक्यूटिव बॉडी का कोई भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिले। ऐसे में कोर्ट ने डायरेक्ट किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ पर उनको सलाह दी कि वो अपॉइंट करें सीईसीज और ईसीज की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। लेकिन जब इस कमेटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिया जाएगा। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट किया जा सके इन द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर दिस वेरी क्रूशियल अपॉइंटमेंट। चलिए आपके क्या विचार हैं इस पर्टिकुलर बिल को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो डिसीजन है जो हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया, वेदर इट इज़ गुड फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, या ये डिसीजन आपको सही लगता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं युवा निधि स्कीम को लेकर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, तो बेसिकली हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी याद करेंगे। सिद्धरमैया ने यहाँ पर लॉन्च कर दी है युवा निधि स्कीम, जो कि 5th और फाइनल पोल गारंटी की अगर हम बात कर रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। अब ये स्कीम है क्या, देखिए 12 जनवरी को जब हम युवा दिवस मनाते हैं, हमारे आइकॉनिक, हमारे लीडर स्वामी विवेकानंद की स्मृति में यहाँ पर उनको ध्यान में रखती हुई यहाँ पर युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं स्टेट में उन सभी को यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करना। युवा निधि स्कीम में टारगेट किया जा रहा है ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को जो अभी यहाँ पर नौकरी की तलाश में है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज की बात करें तो उनको एक फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए, अब आप सोचेंगे ठीक है तो लंबे टाइम तक अब लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे, नहीं। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर रखी गई है 2 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब इस बीच में क्या होगा, 2 साल के लिए यहाँ पर डिग्री होल्डर्स को 3,000 रुपये प्रति महीना, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 1,500 रुपये प्रति महीना यहाँ पर दिया जाएगा।
इसके साथ ही ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वो सारे कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स जो कि अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सो दैट जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पर स्किल को ऑब्टेन कर सकें और यहाँ पर एक अच्छी नौकरी पा सकें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की अगर हम बात करें, लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम इस पर्टिकुलर निधि में हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो आप याद रखेंगे कि किसके लिए यहाँ पर ये स्कीम होने वाली है। ये केवल और केवल अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पर रखा गया है 2 साल। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे? सारे बच्चे जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और इस बात की गारंटी दे रहे हैं उनके पास डिग्री भी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं 12 जनवरी की, कल जब हम युवा दिवस को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, हाउ कैन वी मिस आवर ग्रेट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो जिनका ओरिजिनल नेम आप और हम सभी जानते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हमें इनका देखने के लिए मिला और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी जब ये इन्फ्लुएंस हुए विद द मिस्टिक सेंट रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एम्फसाइज किया, डायरेक्ट किया कि भाई गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे और फाइनली यहाँ पर विवेकानंद जी को उस असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसकी तलाश में वो थे। इंपॉर्टेंट कहाँ आ जाती है, जब भी हम शिकागो सम्मेलन की बात करते हैं 1893 को, यहाँ पर हमें स्वामी विवेकानंद को सबसे ज़्यादा याद करना होता है। विवेकानंद जी ने यहाँ पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाया जब यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पर एक स्पीच दी, जहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन, टॉलरेंस और किस तरीके से डिफरेंट जो फेथ है हमें उनको समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में बात करी और यहीं से जर्नी शुरुआत हो जाएगी 1897 की, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश कर देंगे रामकृष्ण मिशन, जिसका फोकस होगा सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो विवेकानंद जी ने यहाँ पर वेदांत और योग की प्रैक्टिसेस को बहुत महत्वपूर्ण माना। इनका मानना था कि यूनिटी ऑफ रिलीजन की यहाँ पर बात करनी चाहिए, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की यहाँ पर बात करनी चाहिए। एक जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उसको तभी पाया जा सकता है जब आप योग कर रहे हों, जब आपको वेदों की जानकारी हो। ओके, बहुत ही कम उम्र की आयु में, केवल 39 ईयर्स के थे। 4 जुलाई 1902 को यंग एज ऑफ 39 में ही पास्ड अवे। ठीक है, अपने कुछ यहाँ पर और पास्ड अवे क्या, देखिए हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जो लोग संत होते हैं ये सिर्फ अपनी बॉडी छोड़ते हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं। तभी स्वामी विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, बाकी तो ही इज़ एवरीवेयर, राइट। इनके कुछ बहुत फेमस से कोट्स हमें देखने मिलते हैं, लाइक अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच, ऑल द पावर इज इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स, it is we who have put our hands before our eyes and cried that it is dark, so remove your hands फ्रॉम योर आइज और आपको सब कुछ ब्राइट यहाँ पर दिखने लगेगा। ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से कोट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप सभी को स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, इन सभी की जितनी भी जीवनी होती हैं, इनके भी जितने भी स्मृतियाँ हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जितने एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए एक दिशा दिखाने का काम ये सारी किताबें करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द सेंसस रिकॉर्ड 27% इंक्रीज इन दी वाटर बर्ड्स एट काजीरंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, काजीरंगा नेशनल पार्क की हम यहाँ पर बात करने वाली हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो कि अपने आप में एक रिनाउंड सेफ हेवन माना जाता है, वन ऑन राइनोसॉरस के लिए। बहुत ज़्यादा राइनोसॉरस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ एक और नोटेबल, एक और बहुत अच्छा तमगा यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क को मिला है, जहाँ पर विंटर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है। 27% की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी है। 5th वाटर बर्ड सेंसस यहाँ पर कंडक्ट किया गया था 9 से 10 जनवरी के बीच में, लगभग 1302 स्क्वायर किलोमीटर के वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व एरिया के अंदर। और यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है 84,839 बर्ड्स, जिसमें 18,000
63 जो कि पिछले सेंसस में अगर हम बात करें जो कि कम थी, उससे ज़्यादा का यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, काजीरंगा आज की डेट में टॉप 5 हैबिटेंट बना देता है वाटर बर्ड्स के लिए कंट्री के अंदर। हालांकि ये जो सेंसस है वाटर बर्ड सेंसस, ये अकेला काजीरंगा में नहीं हुआ है, दूसरे जो डिवीजन हैं जैसे हम बात करें आसाम वाइल्ड लाइफ, नागांव वाइल्ड लाइफ, बिस्वंता वाइल्ड लाइफ, ऐसी दूसरी जगहों पर भी इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डिस्टिंक्टिव टेरिस्ट्रियल और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं दुनिया में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया देखने के लिए मिलता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए 5 महत्वपूर्ण, अगर हम 5 बिग मैमल्स की बात करें, लाइक राइनो, टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाटर बफेलो, ईस्टर्न स्वाम्प डियर, सभी का यहाँ पर एक इक्वल प्रपोर्शन आपको इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। 500 से भी ज़्यादा बर्ड की स्पीशीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। मोर देन 50% अगर हम काजीरंगा लैंड मास की बात करें तो ग्रासलैंड से कवर है, जो कि एक इंटर स्प्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है विद द वाटर बॉडीज़। और आप याद रखेंगे ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, इसको बेल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यूनिक इकोलॉजिकल लैंडमार्क यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। चलिए बात करते हैं अब हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। लोकेशन देखिए, बिल्कुल हिमालयंस फुटहिल्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है। गोलघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, यहाँ पर बना हुआ है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोसोरस की अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको यहाँ पर बनाया गया था एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी के लिए। काजीरंगा की अगर हम जर्नी की शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1904 में, जब मैरी कर्जन बॉर्नोसो कर्जन ऑफ कैलिस्टन यहाँ पर विजिट किए थे, इस एरिया को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने समझा कि एक बहुत ही अर्जेंट आवश्यकता है कि इस पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। सिंगल हॉर्न राइनोसोरस की अगर हम बात करें तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी मेहनत यहाँ पर की गई थी। अब मैरी कर्जन कौन, देखिए लॉर्ड कर्जन, आप सभी को याद होगा, लॉर्ड कर्जन को आप लोग नहीं भूल सकते, मुझे पता है। मैरी कर्जन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये इनकी वाइफ थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अपने हस्बैंड लॉर्ड कर्जन को यहाँ पर समझाया, जो कि इस समय वाइसराय थे इंडिया के, और यहाँ पर इन्होंने एक इमीडिएट एक्शन लिया और प्रिजर्वेशन की शुरुआत करी हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क की। और यहीं से शुरुआत होगी काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जर्नी। 1 जून 1905 को 232, केवल मात्र 232 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इसको यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया गया। ओवर द सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स ये जो रिजर्व है ये यहाँ पर बढ़ता गया और एडिशनली 152 स्क्वायर किलोमीटर्स को ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास तक ऐड किया गया। 1908 की अगर हम बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना भी है और इसको अगेन रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। देन सक्सेसिव चेंज हुए, नॉमेनकल्चर चेंज हुआ, इवोल्यूशंस हुए और काजीरंगा को यहाँ पर गेम सेंचुरी बना दिया गया इन 1960s। 1905 में पी.डी. स्ट्रेसी, जो कि प्रोमिनेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट बोले जाते हैं, इन्होंने इनिशिएशन किए, कुछ चेंज किए और कुछ नॉमेनकल्चर यहाँ पर चेंज हुआ और इन्होंने रीनेम कर दिया काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर। और इसी के साथ हमें नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन देखने मिला। काजीरंगा कंटिन्यू होता गया, इवॉल्व होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम और यहीं पर असम नेशनल पार्क एक्ट 1968 में डिक्लेयर कर दिया गया काजीरंगा को एक नेशनल पार्क। तो 1904 से जहां इसकी जर्नी शुरू हुई थी, ये 1968 में जाकर बन गया नेशनल पार्क, जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। पार्क की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया नेशनल पार्क एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 11 फरवरी 1974। लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला था। इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, काजीरंगा की इंपॉर्टेंस को जानते हुए, इमीडिएटली इन 1985 इसको डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा गेम चेंजिंग का काम करेगी। चलिए, इतनी सी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए हमेशा कि 1 हॉर्न राइनोसोरस की बात कर रहे हैं, कहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं।
चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं केस डायरी ऑन द इंडियन पुलिस। देखिए, 3 डे की कॉन्फ्रेंस हुई जयपुर में, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स जितने आपको देखने मिलेंगे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हैं डीजीपीस की, पूरे भारत भर से ये यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पुलिस को लेकर क्या चीज़ें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमारी पुलिस यहाँ पर फेस करी, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। और इस पूरे डिस्कशन का जो एजेंडा था वो प्रीडोमिनेंटली फोकस था जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और उसका जो लैंडस्केप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें, इसके इर्द गिर्द हमें देखने के लिए मिला। देखिए, पुलिस का यहाँ पर रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा पब्लिक इमेज का रोल भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आज की डेट में हम पुलिस के पब्लिक इमेज की बात करें तो ये अभी भी देखिए डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं, जो बोलते हैं ना कि जो पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए आप उसी से डर रहे हैं, बस यही सिचुएशन को यहाँ पर भी डिस्कस किया जा रहा है कि लोग अभी भी पुलिस के पास जाने से हेजिटेट हो रहे हैं, मदद नहीं मांगना चाहते, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते। क्यों? जब तक नहीं जाना चाहते, जब तक कोई एक्सट्रीम डिस्ट्रेस की कंडीशन ना हो जाए। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन चेंज द इमेज ऑफ पुलिस। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेने की आवश्यकता है, जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस किया गया कि जो परसेप्शन है, जो पुलिस की इमेज है, इसे यहाँ पर चेंज करना है। देखिए, हम 7 दशकों की बात कर रहे हैं, हमें आज़ादी मिले हुए 7 दशक हो चुके हैं। अभी भी जो गैप है, जो गार्जियन है हमारी, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रही है, आज भी जो हमारी कम्युनिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर रह रही है। अभी भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी का भी पार्ट है, ऐसे वल्नरेबल लोग भी हैं जिनको अभी भी न्याय नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी इंटेंशन होती है पुलिस की, कई बार वो बहुत सारे अच्छे काम करना चाहती है, लेकिन एक जो पुरानी, एक जो पहले की इमेज कहीं से चली आ रही, एक परसेप्शन जो चला आ रहा है, पुलिस की जो रेपुटेशन है, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होने के कारण लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट भी उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं हो पाता। ये तो थी पहली समस्या। दूसरी समस्या यहाँ पर क्या थी, वो है टेक्नोलॉजी। देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो acknowledging this stride made by the police force in embracing technology, it's evident that more technology savvy approach has emerged। आज की डेट में आप देखिए तो आप घर बैठ के यहाँ पर कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। आप देखिए तो आप दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कोई भी पुलिस उठा लीजिए, आप उनको ट्विटर पर यहाँ पर टैग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो एट्रीब्यूट कर रहा है, हाई प्रपोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्सनल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में एक जो प्राइमरी फोर्स है, जब हम बात कर रहे हैं जो टेक सेवी बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर देखिए पुलिस के क्षेत्र के प्रति यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जहाँ पर टैक्स सेवीनेस इतनी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है, वहीं पर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमें पुलिस फोर्स में भी बहुत क्लियर कट नज़र आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुलिस फोर्स में यहाँ पर जाना नहीं चाहते या उनकी फैमिलीज़ उन्हें नहीं जाना देना चाहती। ठीक है, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी एजुकेटेड लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में कंसर्न अराइजेज अबाउट वेदर दोज एंटरिंग एज कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर विल हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू शोकास देयर टैलेंट और नॉट, बिकॉज आज की डेट में कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। बच्चे सोचते हैं कि भाई हम एग्जाम दे लेते हैं, हम एक छोटे किसी भी पोस्ट से यहाँ पर एंटर कर जाएंगे एंड देन वील गेट द चांस। नाउ द क्वेश्चंस कम, हाउ, क्या इनको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, और यहीं पर पूरे डिस्कशन में एक और चीज़ बड़े अमेजिंगली सामने आई कि प्रीडोमिनेंटली ऑन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विसेज leaving lower rank with the limited chances to demonstrate their capability। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्पैरिटी देखने के लिए हमें मिल जाती है। देखिए, एक नोटवर्दी डिस्टिंक्शन फ्रॉम द ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ द वेयर रिक्रूट टिपिकली स्टार्ट एट द लोएस्ट रैंक एंड प्रोग्रेस थ्रू द रैंक बेस्ड ऑन मेरिट। इन कॉन्ट्रास्ट, द डोमिनेंस ऑफ द अटेंशन एंड ग्लोरी बाय IPS ऑफिसर्स contribute to a lack of visibility for the achievements of the lower ranked person। This
इज़ अ प्रॉब्लम वेयर पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ गैप। ठीक है, कि अगर आप बिल्कुल छोटी रैंक पे हैं एंड स्टिल यू हैव अचीव समथिंग, नोबडी इज गोना रिकॉग्नाइज इट। इस डिस्पैरिटी की वजह से एक ब्रिज, एक गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया है बिटवीन दी हायर रैंक्स एंड दी लोअर रैंक। ऐसे में यहाँ पर जो इक्वालिटी है, एक जो उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं अगेंस्ट दी आईपीएस सिस्टम, कि यहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट देखा जा रहा है कि आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अपने लोअर रैंक अधिकारियों को साइडलाइन कर देते हैं। ऐसे में पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच की लेने की ज़रूरत है, एक एम्पैथी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो बहुत बड़ा एक मेजर प्रपोजल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है कि हायरार्किकल गैप्स को कम से कम करना होगा, ताकि देखिए एक इंटीग्रिटी बन सके, एक एम्पैथी बन सके, एक ब्लेंडेड नेचर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया, क्योंकि कई बार इस तरीके के आर्टिकल हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या समस्याएं हैं। पुलिस की समस्याओं के बारे में भी बात की जा रही है कि किस तरीके से लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से लोग विश्वास नहीं करते हैं, या जो अप्रोच हो जाती है एक टैक्स सेवीनेस नहीं होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर सिर्फ परमिशन मांगने की वजह से पीछे रह जाते हैं। किस तरीके से एक जो गैप है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पुलिस है, उनके बीच में एक गैप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फिनिश करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस वॉइड को फिल करने के लिए ये पूरे के पूरे डिस्कशन महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लॉन्ग विद आ 16.5 किलोमीटर की सी लिंक के साथ यहाँ पर 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज 12,700 करोड़ रुपए की लागत से जिसे बनाया गया है, उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर को दर्शाने का इससे अच्छा उदाहरण और कोई हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ऑफिशियली जिसका नाम हमें देखने मिल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवसेवा अटल सेतु इज सेट टू ओपन फॉर पब्लिक। ठीक है, अटल सेतु से देखिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जो जर्नी है, 2 घंटे की लंबी जर्नी, ये घटकर केवल और केवल 20 मिनट की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए 70,000 से भी गाड़ियाँ डेली इस रूट से यहाँ पे आती जाती हैं। ऐसे में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आप याद रखेंगे, इंडिया का लॉन्गेस्ट 21.8 किलोमीटर के स्पैन में विद द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ 16.5 किलोमीटर का जो सी ब्रिज है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा शेवा अटल सेतु, यहाँ पर आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। कनेक्टिविटी किसके बीच में कर रहा है, नवी मुंबई और मुंबई के बीच में। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। साइंस मिनिस्ट्री टीम विजिट हवाई टू टेक स्टॉक टू टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। देखिए, एक रिसेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में, जो कि यहाँ पर काम कर रही है। महत्वपूर्ण विजिट यहाँ पर की है इन्होंने, कहाँ पर, देखिए डेलीगेशन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दे विजिटेड माउना किया, जो कि एक इनएक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है हवाई में, ताकि जितनी भी जो हमारे एम्बिशियस एंडेवर हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा सके। टीएमटी की बात करें, विच इज़ दी 30 मीटर टेलीस्कोप, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। एक एनविजन्ड है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसके अंदर आपको यूएस, चाइना, जापान, कनाडा और इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, देखिए अब इम्पोर्टेंस क्यों है, एक तरीके से यहाँ पर इंडिया ने अप्रूवल दे दिया था 2014 में कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनने वाले हैं, लेकिन टीएमटी की जो लोकेशन है विच इज़ दी हाईलैंड, जो कि अपने आप में एक वल्नरेबल प्लेस है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए इंडिया यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के अंदर। ये यहाँ पर हार्डवेयर, इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर लगभग $200 मिलियन का यहाँ पर इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंट सपोर्ट असेंबली, एक्यूटेटर्स, एज सेंसर, सेगमेंट पॉलिशिंग, सेगमेंट कोटिंग जैसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए, 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या इंडिया का ये इकलौता कोलैबोरेटिव एफर्ट है, बिल्कुल नहीं। आपको याद है इसके पहले हमने एसके को भी डिस्कस किया था। तो इंडिया इसके अलावा लीगो विच इज़ दी लेज़र
इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इंडिया, इसका भी यहाँ पर आपको इंडिया इसका मेंबर देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ दी CERN प्रोजेक्ट इंडिया, आपको इसका भी फुल एसोसिएट मेंबर देखने मिल जाएगा, विच इज़ दी वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी CERN 2017 में जिसकी शुरुआत हमें देखने मिली थी। इसके अलावा इंडिया फेयर का मेंबर भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, विच इज़ दी फैसिलिटी ऑफ एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, जो कि एक अपकमिंग अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सोफेस्टिकेटेड एरिया यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि हाई एनर्जी आयन बीम्स की टेस्टिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाए। इसके अलावा स्क्वायर किलोमीटर एरे जिसको हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। अदर देन दैट इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स इंडिया, इसका भी पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं माउना किया के बारे में कि आखिर ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है। तो एक इनएक्टिव वॉल्केनो है जो कि हवाईयन आइलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 4207 का एल्टीट्यूड हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ये हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है हवाई का, साथ ही साथ सेकंड हाईएस्ट आइलैंड पीक है पूरे विश्व भर में। अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल देखिए माउना लोआ से केवल 38 मीटर्स छोटा ये यहाँ पर रह जाता है। और आप सभी को पता है माउना लोआ यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर एक वॉल्केनो देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरे अगर हम सेक्शंस के हिसाब से बात करें तो माउना किया को साथ ही रैंक किया जाता है 8th बाय दी टोपोग्राफिक आइसोलेशन। वहीं जब इसे मेजर किया जाता है फ्रॉम इट्स बेस एट द ओशन फ्लोर, तब तो ये देखिए आप माउंट एवरेस्ट को भी यहाँ पर सरपास कर देगा। और कुछ लोगों की माने बाय सम मेजर्स तो ये कहीं ना कहीं टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन, another one is related with the Swami Vivekanand. What all you have to do, you have to write the answer, click the photograph and upload it on the given link below, जिसका डायरेक्ट एक्सेस आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही DNR से संबंधित कोई समस्या है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े करंट अफेयर्स को लेकर, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे डायरेक्टली pragyapande@raosacademy.in पर यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी क्वेरीज के यहाँ पर जवाब ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.